हाय गाइस, मैं सृजल मिश्रा एक नए वीडियो में आप सभी से फिर से मिलने आई हूँ। हमने इससे पहले वाली वीडियो में आदिकाल के बारे में और काल विभाजन के बारे में बताया था, बट हमने एकदम डीपली और डिटेल में नहीं बताया था, जिस पर हमें कमेंट आया था। और हम आज एकदम डिटेल में और एकदम अच्छे से आपको काल विभाजन व काल के हर एक चीज़ के बारे में बताएंगे। आपसे हम कहना चाहेंगे कि प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपको पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट करके बताइए, और हम उसे और भी अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे। और हमारे चैनल को, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। हिंदी काव्य साहित्य के विभिन्न कालों से संबंधित शाखाएं। हिंदी काव्य साहित्य के कालों की शाखाएं। सबसे पहला हमारा क्या है? आदिकाल, फिर भक्तिकाल, फिर रीतिकाल, फिर आधुनिक काल। पहला हमारा कौन सा काल है? आदिकाल। दूसरा है भक्तिकाल, तीसरा है रीतिकाल, और चौथा है हमारा आधुनिक काल। ठीक है, जो आदिकाल है वो सिर्फ और सिर्फ आदिकाल सिर्फ पुराने टाइम का है, उसके अंतर्गत और कोई काल नहीं आते। लेकिन जो हमारा सेकंड है भक्तिकाल, भक्तिकाल दो शाखाओं में आगे चल के विभक्त हो जाता है। पहला होता है निगूढ़ भक्ति धारा, दूसरी होती है हमारी सगुण भक्ति धारा। ठीक है, और हमारी रीतिकाल भी रीतिकाल हमारा वैसे तो तीन काव्य धारा में विभक्त होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये बहुत सारा पुराना बुक है इसलिए इसमें दो ही दिया है। लेकिन हम अब का अगर हम देखें तो उसमें हमारा रीतिकाल भी तीन शाखाओं में विभक्त हो जाता है, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और एक रीति सिद्ध है, जो कि इसमें नहीं दिया है। ठीक है, और हमारा आधुनिक काल आगे चल के भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रयोगवादी युग और प्रयोगवादी और नई कविता के युग में बदल जाता है। ठीक है, हम एकदम एक एक करके डिटेल में डालते हैं। आदिकाल हमने आपको उस दिन भी समय सीमा बताया था, और आज एक बार फिर से बताएंगे। ठीक है, गाइस, हम सबसे पहले आदिकाल की समय सीमा देखेंगे। ठीक है, हमारा आदिकाल संवत 1050 से 1375 तक है। ठीक है, हमारा कितना है? 1050 से 1375 ईस्वी तक। ठीक है, उसके और आदिकाल को वीर गाथा काल भी कहा जाता है। हमने आपको उस दिन बताया था कि आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया है? तो आदिकाल को हमारे आदिकाल को ये नाम किसने दिया है? तो ये हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। और आदिकाल को वीरगाथा काल किसने नाम दिया है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। ठीक है, अब हम अगला सेकंड देखते हैं भक्तिकाल। भक्तिकाल का समय सीमा कितना है? 1375 से 1700 ईस्वी तक। हमारे भक्तिकाल का समय सीमा कितना है? 1375 से 1700 ईस्वी तक। और इसका नाम है पूर्व मध्यकाल, और इसको हम स्वर्ण युग भी कहते हैं, क्योंकि भक्ति काल में ही हमें क्या होता है? प्रभु परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होता है। उसके बाद हमारा है रीतिकाल। रीतिकाल जिसको हम उत्तर मध्यकाल भी कहते हैं, इसका समय सीमा है 1700 से 1900 तक। ठीक है, और लास्ट का हमारा आता है आधुनिक काल, जिसे हम गद्य काल के भी नाम से जानते हैं। तो ये हमारा 1900 से 1948 तक, या फिर हम दूसरे शब्दों में कहें तो अब तक हम इसे मान सकते हैं। आदिकाल में हमारे कुछ भी नहीं है, सिर्फ आदिकाल के प्रथम कवि हैं, जिसे बहुत हर एक राइटर ने अलग अलग माना है। लेकिन इसमें मुख्य है हमारे सिद्ध सरहप्पा को प्रथम कवि किसने माना है? राहुल संस्कृतायन ने माना है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किसने सरहप्पा को प्रथम कवि राहुल संस्कृतायन ने माना है। फिर हमारे हैं राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना है। ठीक है, अब इतना आदिकाल के बारे में। और आदिकाल की प्रवृत्तियां तो बहुत सारी हैं, जैसे डिंगल और पिंगल भाषाओं का प्रयोग हुआ है, और युद्धों का सजीव वर्णन हुआ है, रासो साहित्य इसमें अत्यधिक देखने को मिलता है। तो ये सब हम एक एक वीडियो करके एक एक काल पे बना के आपको एकदम अच्छे से बताएंगे, लेकिन इस वीडियो में हम ज़्यादा टाइम नहीं गवा सकते, तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा ही सिर्फ बताएंगे। अब अगला हमारा है भक्ति काल। भक्ति काल, ठीक है, भक्ति काल की समय सीमा हमने आपको बता दी 1375 से 1700 ईस्वी तक। ठीक है, और भक्ति काल आगे चल के दो शाखाओं में विभक्त हो जाता है। पहला होता है निगूढ़ भक्ति काव्य धारा, और दूसरा होता है सगुण भक्ति धारा। ठीक है, निगूढ़ में क्या? निगूढ़ में दो होते हैं। पहला होता है ज्ञान मार्गी शाखा, दूसरा प्रेम मार्गी शाखा। ज्ञान मार्गी शाखा में संत लोग आते हैं, जिन्हें इन्हें हम एक दूसरी तरह से संत काव्य धारा भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कबीर दास हो गए, हमारे रैदास हो गए, ये सब हमारे संत काव्य धारा के कवि हैं। ठीक है, ये लोग। और सेकंड हमारा है प्रेम मार्गी काव्य धारा। तो इसमें हम प्रेम मार्गी जो सूफी कवि हैं उनके उनके बारे में हम इनमें पढ़ते हैं। सूफी कवि के हम नाम आपको बता रहे हैं। तो हमारे सूफी काव्य धारा के जैसे कुतुबन हो गए, कवि मंझन हो गए, मलिक मोहम्मद जायसी हो गए, ये सब हमारे सूफी काव्य धारा अर्थात हमारे प्रेम मार्गी शाखा के आते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये तो हमारा था निगूढ़। निगूढ़ में दो होते हैं,
ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। ज्ञान मार्गी में हमारे संत कबीर दास वगैरह रैदास आते हैं। प्रेम मार्गी में हमारे मलिक मोहम्मद जायसी, कवि मंझन, ये सब आते हैं। और सेकंड हमारा है सगुण भक्ति काव्य धारा। सगुण में भी आगे चल के दो शाखाओं में विभक्त हो जाता है। पहला होता है राम भक्ति धारा और दूसरा होता है कृष्ण भक्ति धारा। ठीक है, राम भक्ति धारा जिसमें राम की उपासना करते हैं, जैसे कि राम में हमारे आ जाएंगे, जैसे तुलसीदास हमारे हो गए, केशव दास हो गए, ये सब रामाश्रय काव्य धारा के अंतर्गत आएंगे। और जब हमारा हम बात करें सेकेंड कृष्ण भक्ति काव्य धारा, तो कृष्ण भक्ति काव्य धारा में जैसे सूरदास जी हो गए, मीराबाई हो गई, कुंभन दास, नंददास, कृष्णदास, रसखान जैसे कवि आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम आपको रीतिकाल पे चलते हैं। ठीक है, रीतिकाल पहले तो दो ही शाखाओं में विभक्त था, लेकिन अब आगे चल के एक और शाखा जिसको हम रीति सिद्धि के नाम से जानते हैं में है भी विभक्त हो गया है। ठीक है, तो हम आपको रीतिकाल के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो रीतिकाल में हमारे जैसे कि हो गए केशवदास, आचार्य केशवदास, बिहारी लाल, भूषण, ये सब कौन से कवि हैं? तो ये सब रीतिकाल के अंतर्गत आएंगे, लेकिन जो रीति सिद्ध कवि हैं वो हम केशवदास को मानेंगे। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं क्या, आधुनिक काल। ठीक है, हमारा अब अगला टॉपिक है आधुनिक काल। जैसा कि हमने आपको बताया कि आधुनिक काल आगे चल के हमारा कितना भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग और प्रगतिवादी युग और प्रयोगवादी युग, जिसे नई कविता के युग में परिवर्तित हो जाता है। तो सबसे पहले हम आपको भारतेंदु युग की समय सीमा बताते हैं। तो भारतेंदु युग को 1850 से 1900 तक ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है, भारतेंदु युग की समय सीमा 1850 से 1900। और ये भारतेंदु युग नाम किसके नाम पे पड़ा है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पे पड़ा है, क्योंकि हमारे हिंदी साहित्य का, आधुनिक हिंदी साहित्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। सेकेंड हमारा द्विवेदी युग। द्विवेदी युग की समय सीमा 1900 से 1920 ईस्वी है। उसके बाद हमारा है छायावादी युग। ठीक है, छायावादी युग का समय सीमा 1920 से 1936 ईस्वी है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला हमारा है प्रगतिवाद युग। प्रगतिवाद युग की समय सीमा 1936 से 1943 ईस्वी तक है। कितनी है? 1936 से 1943 ईस्वी। उसके बाद हमारा आता है प्रयोगवाद युग। प्रयोगवाद की सीमा 1943 से 1953 ईस्वी है। फिर उसके बाद हमारा आता है नई कविता का युग। तो नई कविता की युग की समय सीमा 1953 से 1960 ईस्वी है। ठीक है, हम आपको अब लिख के बताते हैं। सबसे पहले आप आदिकाल का देख लीजिए, 1050 से 1375 ईस्वी। फिर भक्ति काल हमारा है 1375 से 1700 ईस्वी। फिर रीतिकाल हमारा है 1700 से 1900 तक। और आधुनिक काल 1900 से 1948 या फिर अब तक। उसके बाद हम आ जाते हैं आधुनिक काल के काल, जैसे भारतेंदु युग। भारतेंदु युग की सीमा 1850 से 1900 तक। उसके बाद त्रिवेदी युग। त्रिवेदी युग 1900 से 1918 तक। फिर छायावादी युग 1918 से 1936 तक। फिर प्रगतिवाद युग 1936 से 1943। और प्रयोगवाद युग 1943 से 1951। और नई कविता का युग कितने तक? 1951 से अब तक माना जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आप जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। गाइस, हमने उतना समझ लिया। अब हम थोड़ा विभिन्न काल के थोड़े से एक आध दो राइटर और उनकी एक एक रचना देखेंगे। जैसे आदिकाल के हमारे प्रथम रचना पृथ्वीराज रासो मानी जाती है, जो चंद्रबरदाई की है। तो आदिकाल के कवि जैसे चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज रासो। फिर नरपति नाल के बीसल देव रासो और दलपत विजय का खुमार डासो, ये आदिकाल के कवि हैं। अब हम अगला देखते हैं भक्ति काल के कवि और उनकी रचना। आप भक्ति काल देख रहे होंगे। भक्ति काल में है कबीरदास, जिनकी रचना है बीजक, कबीर ग्रंथावली, कबीर वचनावली जैसी रचना लिखी है। सेकंड हमारे हैं सूरदास। सुर सागर, सुर सरावली, साहित्य लहरी, गोवर्धन लीला, सुर पचीसी जैसी रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। और फिर हमारे तुलसीदास। तुलसीदास का महाकाव्य क्या है? रामचरितमानस। और कबीरदास जो हमने पहले बताया, उनका महाकाव्य है बीजक, जिसमें साखी शबद रमैनी है। ठीक है, और तुलसीदास की रचना है विनय पत्रिका, राम आज्ञा, प्रश्न दोहावली, गीतावली। उसके बाद हमारा आता है रीतिकाल। रीतिकाल में आचार्य केशवदास हैं, बिहारी लाल हैं, भूषण है। आचार्य केशवदास की रचना जैसे रसिक प्रिया, कवि प्रिया और नक्शीप। और बिहारी की है बिहारी सतसई। ठीक है, और कवि जो भूषण है उनकी रचना जैसे शिवराज भूषण, शिवा बानी,
छत्रसाल दशक, ठीक है। अब हम आ जाते हैं आधुनिक काल में। आधुनिक काल के हमारे कवि है जैसे अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिनको हरिऔध नाम से भी जाना जाता है। इनकी रचना जैसे प्रिय प्रवास, कृष्ण शतक, पद प्रसून, ठीक है। और हैं हमारे मैथिली षड़गुप्त, जिनकी रचना है जैसे साकेत, इनका महाकाव्य है। फिर जयद्रथ वध, यशोधरा, फिर जयशंकर प्रसाद आ जाते हैं हमारे, जिनको हम द्विवेदी युग में वो छायावादी युग के कवि मानते हैं जयशंकर प्रसाद को। इनकी है कामायनी, करुणालय, आशु जैसी, ठीक है। अब हम थोड़ी सी विशेषता देखेंगे, ठीक है। जैसे हमारी वीर गाथा काल, मतलब आदिकाल की थोड़ी सी विशेषता क्या है कि रस ग्रंथों की रचना, वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता, आश्रयदाता की प्रशंसा, डिंगल एवं पिंगल भाषाओं का प्रयोग, प्रबंध एवं मुक्तक दोनों प्रकार की, ठीक है। और निगूढ़ में आ जाते हैं निराकार परमात्मा का उपासना भाव, ज्ञान प्राप्ति एवं गुरु को सर्वाधिक महत्व, ऊंच नीच जाति के भेदभाव की आलोचना, रहस्यवाद भाव का निरूपण और आलोचना। और इसके बाद हमारा सूफी में आएंगे तो सूफी में प्रेम भावना द्वारा परमात्मा की प्राप्ति, लोक प्रेम से परलौकिक प्रेम की सृजन, हिंदी साहित्य संस्कृत का चित्रण, और इत्रावती अतिशयोक्ति, फारसी मनुस्मृति। और है सगुण में आ जाएंगे हमारा दास्य भाव की प्रधानता, मर्यादा पुरुषोत्तर राम को ईश्वर रूप में मानकर उनका गुणगान करना। ये हमारे कौन से राम भक्ति शाखा के हैं, ठीक है। और सामाजिक, ठीक है, कल्याण की भावना, अवधि तथा ब्रज भाषा का प्रयोग, ठीक है। हम कृष्ण में देखते हैं तो इसमें कृष्ण की लीलाओं का वर्णन, सखा भाव की भक्ति भावना, वात्सल्य एवं श्रृंगार रस की प्रधानता, भावपूर्वक सरलता, प्रकृति का उद्दीपन वर्णन। फिर हमारा अगला है रीतिकालीन काव्य, श्रृंगार रस की प्रधानता, नारी सौंदर्य एवं विशलता पूर्ण चित्रण, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, ये तो सभी में रहते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आ जाते हैं आधुनिक काल, भारतीय हिंदू युग कि राष्ट्र की भावना, भक्ति भावना, सामाजिक चेतना, प्रकृति चित्रण, हास्य व्यंग। फिर हमारा है द्विवेदी युग, तो यथार्थ प्रधान भाव, जैसे कि आप देख सकते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट एकदम अच्छे से ले लीजिए। और आप अगर इससे तैयारी कर रहे हैं तो आपका सिर्फ और सिर्फ इसी वीडियो से आपका पूरा का पूरा सिलेबस रेडी हो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स।